आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, कुछ नियम थे जैसे जीरोथ लॉ था, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ था। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकेंड लॉ एंड पढ़ेंगे हमारे पास चार प्रकार के प्रोसेस होते हैं, यानी समदाबी, समतापी, समायतनिक और रुद्धोष्म प्रक्रम। तो उसे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ध्यान देंगे ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। ठीक है, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ यानी दोनों में हमारे पास है। तो एक के लिए पढ़ेंगे और हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस यानी प्रक्रम। अब ध्यान देते ना, हमारे पास चार प्रकार से प्रक्रम होगा। चारों को पहले वैसे ही देख लेंगे, उसके बाद डिफिनेशन के साथ सबको अलग अलग से क्लियर करेंगे। अब ध्यान देते ना, हमारे पास जैसे होता है समदाबी हो गया, एक होगा सम आयतनिक, उसके बाद सम आयतनिक के बाद हो गया समतापी, उसके बाद क्या आ जाएगा, रुद्धोष्म प्रोसेस यानी प्रक्रम। आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। देखिए, हर किसी का क्या करेंगे, नाम से पकड़ेंगे। सबके आगे सम लगा, रुद्धोष्म छोड़ के। सम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट यानी जीरो। देखिए, तो दाबी का मतलब क्या आ जाएगा, यानी प्रेशर क्या होगा, जीरो, यानी पी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। सम आयतनिक मतलब क्या आ जाएगा, भी बराबर जीरो। समतापिक मतलब टी क्या आ जाएगा, जीरो। हो गया। अब इस पे आएंगे, ये नाम से नहीं है लेकिन ये तीनों क्या हमारे पास नाम से। अब ध्यान, हमारे पास आप लोग पढ़े होंगे पी बराबर एन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी आदर्श गैस समीकरण। हो गया। अब ध्यान देते हैं, हो गया। तो P बराबर जीरो है, पहले से ही N क्या होता है, कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट ही होता है। तो इस बार हमने किसको कांस्टेंट किया है, P को, यानी P क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो हमारे पास बचेगा क्या, B समानुपाती करें या बराबर करें, ये कई बात है, क्या हो जाएगा, T के। B समानुपाती हो गया किसके, T के। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले, हालांकि नहीं पढ़े तो वेट करेंगे ना। ये किसका नियम होता है, चार्ल्स का नियम। हो गया। ध्यान देते हैं, समदाबी मतलब डिफिनेशन पे आप यहीं से लिख सकते हैं। समदाबी मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, दाब क्या हो, जीरो, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर यानी जीरो हो। तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो एन और आर क्या होता है, पहले से ही कांस्टेंट होता है। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या बचेगा, बी डायरेक्ट आएगा टी के। तो ये किसका नियम होता है, चार्ल्स का नियम। ध्यान सुनिए, चार्ल्स के नियम, बॉयल का नियम, गैल्सियक एंड अवोगाद्रो का नियम। अगर ये नहीं पढ़े तो अगला चैप्टर हमारे पास वही है, जिसको कभी टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, वहां से करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए वेट करेंगे, बस थोड़ा सा याद कर लेंगे। चार्ल्स का नियम यही होता है। ठीक है, ध्यान दें। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी फार्मूला बनाएंगे, क्या आ जाएगा, B1/B2 T1/T2, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती में। समानुपाती में क्या आता है, डायरेक्ट आता है। हो गया। अगर इसका हम फिगर बनाना चाहेंगे, ये आएगा, बी और टी का क्या है, समानुपाती। समानुपाती में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। हो गया। चलिए, ये किसके लिए था, हमारे पास समतापी के लिए। हो गया। अब देखते हैं ना, समतापी के, सॉरी, सम आयतनिक के लिए निकालेंगे, ऐसा आइसोकोरिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, हमारे पास इक्वेशन क्या है, पीबी बराबर एनआरटी। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पहले से ही कांस्टेंट। इस बार क्या है, आयतन, यानी हमारे पास बी क्या है, इस बार कांस्टेंट। तो क्या आएगा, बी समानुपाती किसके आएगा, टी के। ये किसका नियम है, गैलुसेक का नियम। ठीक है, ये गैलुसेक का, यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, क्या आ जाएगा, P1/P2 बराबर T1/T2। हो गया। चलिए, अगर यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच, P एंड T के बीच, वो वाला किसके था, B और T के, ये किसके, P और T के। यहाँ पे भी क्या है, समानुपाती। समानुपाती में चिन्ह क्या आता है, सब डायरेक्ट यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए। अब ध्यान देना, जैसे अगर ये किसके लिए था, ये इसके लिए है। ठीक है, समायतनिक, समतापी, आइसोथर्मल, इसमें क्या होगा, ताप जीरो होगा। क्या हो जाएगा, पीवी बराबर एनआरटी।
ये दोनों पहले से ही कांस्टेंट होते हैं। इस बार क्या हो गया, ताप भी कांस्टेंट है, यानी ये भी कांस्टेंट हो गया, तो बचेगा क्या, पीबी बराबर 0। अगर बी को इधर रहने दे या पी को रहने दे तो एक उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये आएगा। और ये किसका नियम है, बॉयल का नियम। ठीक है, यहां से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P1/P2 हो गया। ध्यान देखिए ये हमारे पास क्या इनवर्स में है, इनवर्स में क्या हो जाएगा, अपोजिट बराबर में क्या जाएगा, B2/B1 हो गया। तो इसका समीकरण सॉरी ग्राफ बनाएंगे, क्या है, P है और क्या है, B है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में क्या आता है ग्राफ हमारे पास इनवर्स आता है। ये किसके लिए जाएगा, समतापी के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, तीनों का एक ही पेज पे क्या है ना, निचोड़ है। इसको अभी डिस्कस करेंगे ना, एक एक टर्म से एक एक हेडिंग के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या हमारे पास अभी जो हम तीनों को अलग अलग करेंगे, एक ही पेज पे है, जिससे आपको नोट करने में आसानी होगा, समझने में भी। ध्यान से सकते हैं, समदाबी, समदाबी प्रक्रम क्या आ जाएगा, दाब 0। तो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीबी बराबर एनआरटी। तो उसमें हमारे पास एन एन आर जो हमारे पास है, दोनों पहले से ही कांस्टेंट है। समदाबी में क्या होगा, पीबी 0 है, यानी दाब भी 0। पीबी 0 हो जाएगा, बी किसके समानुपाती आएगा, टी के। तो बी समानुपाती टी। तो बी समानुपाती किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। इसके लिए आप थोड़ा सा भी वेट करेंगे। ठीक है, अगले टर्म में आएगा आपको चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम क्या होता है, गैल्वसेक का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण कैसे कहाँ से डिफाइन करेंगे ना। ठीक है, ये अगले वीडियो में आपको बताया जाए। अगला चैप्टर हमारे पास वही है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और बस इतना याद करेंगे, इसको चार्ल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। अगर यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए सवाल के लिए बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, V1/V2 = T1/T2। इसके लिए ग्राफ देखेंगे, बी और टी के बीच में तो क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, क्योंकि क्या है समानुपाती, समानुपाती के लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। ये हो जाए। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, समायतनिक, ये क्या था, आइसोबोरिक, ये क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, समायतनिक, समायतनिक नाम से क्या है, सम आयतनिक, यानी आयतन क्या होगा 0, यानी बी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास समीकरण है, पीबी बराबर एनआरटी। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो इस बार क्या होगा, भी कांस्टेंट हो गया, क्या बचेगा, बी समानुपाती टी के। तो पी समानुपाती किसके, टी के। तो किसका नियम है, गैल्वसेक का। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल की बनाया जाए क्या आ जाएगा, P1/P2 = T1/T2 हो गया। अगर यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनाया जाएगा पी एंड टी के बीच में, तो ये क्या है, समानुपाती है, समानुपाती में क्या था, स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा क्या था, समायतनिक प्रक्रम, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें भी क्या आएगा, पीवी बराबर एनआरटी। तो पीवी हो गया, ये दोनों पहले से ही 0 होते हैं, तो टी भी इस बार क्या है 0। ये तीनों 0 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, पीवी बराबर 0। पी को रहने देंगे, उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इस इनवर्स में ये किसका नियम होता है, बॉयल साहब का, यानी बॉयल का नियम है। तो अगर यहाँ से समीकरण बनाए तो क्या आ जाए, P1/P2। ये क्या हमारे पास इनवर्स में, इनवर्स का मतलब क्या था, अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे 1 होता है उसके सामने क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 के सामने 1 आ जाए। तो P1/P2 = B2/B1। ये अगर इसका ग्राफ बनाएंगे पी और बी में, तो हमारे पास कैसा रिलेशन, इनवर्स में, इनवर्स में रिलेशन कैसा आ जाएगा, कर्व में। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखेंगे रुद्धोष्म में, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, यानी 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन था, समदाबी, समायतनिक और समतापी। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या था ना, ऐसा सिस्टम जिसमें से न पदार्थ की मात्रा बदले न तो उष्मा बदले। ठीक है, तो वही भी क्या होता है हमारे पास, रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें क्या होता है, टी हमारे पास 0, यानी टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ध्यान देते हैं, टी एंड यू क्या हमारे पास, आंतरिक ऊर्जा। ठीक, इन दोनों का क्या है, 7 जन्मों का रिश्ता है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये 0, ये 0, ये घटेगा, ये घटेगा, यानी टेम्परेचर एंड आंतरिक ऊर्जा का क्या है, 7 जन्मों का रिश्ता है। ठीक है, इसको नोट करके लिखेंगे हमेशा के लिए ना। ठीक है, तो क्या हो गया, टी 0 हो गया, यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यू भी 0। ठीक है, अगर यहाँ से हमें न्यूमेरिकल के लिए बनाना होगा तो क्या हो जाएगा ना, जैसे हमारे पास ये है, अभी हम लोग पढ़ा था फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़े थे, क्या था, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसके लिए निकालेंगे तो डेल्टा यू क्या हो गया 0, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, यानी किसी को जितनी हीट दी जाएंगे उतना ही हमारे पास कार्य होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। उसके बाद पढ़ेंगे आगे।
चलिए, उम्मीद की जाएगा हमने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान समझते हैं। तो हमने चारों कंप्लीट किया। हालांकि डिफिनेशन में किसी की नहीं बताई। अगर आपको डिफिनेशन के साथ पढ़ना है, डिफिनेशन हम बता दें। हालांकि वैसे ये चारों हमारे पास क्या था, नाम से ही पता चला। समायतनिक में क्या था, आयतन 0 होगा। समतापी में दाब 0 होगा। और हमारे पास समतापी में ताप 0 होगा। एडियाबैटिक में क्या होगा, इसमें भी ताप ही 0 होता है, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा भी 0 है। अगर आपको डिफिनेशन भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डिफिनेशन के साथ लिखा जाए, डिफिनेशन के साथ दिया जाएगा ना। चलिए, अगला हमारे पास क्या है, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। अब ध्यान समझते हैं, चक्री का मतलब क्या होता है ना, चक्री यानी गोल गोल। अब ध्यान समझते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम है, यानी कोई हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते हुए क्या करेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसका स्टार्टेड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या हो, एक ही हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। यानी वह निकाय या वह सिस्टम या निकाय जिसमें क्या हो, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, वह प्रक्रम जिसमें प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। आपको सभी का अगर डिफिनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें डिफिनेशन चाहिए, लिखेंगे इस वाले का। चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हो। ठीक है, यानी साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेसेस दिस इज अ, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस वह प्रक्रम है, यानी वह है जिसमें हमारे पास क्या हो, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही, जैसे हमारे पास है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऐसे भी समझते हैं ना, जैसे हमारे पास विस्थापन होता है ना, विस्थापन, अगर हमने यहाँ से प्रारंभ किया तो यहाँ से आएंगे तो इसका विस्थापन क्या होगा, जहां से शुरू हुआ वहीं पे हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाता है, ये चक्रीय प्रक्रम। तो क्या आ जाएगा, चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस। इस चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट। इसमें हमारे पास अगली हेडिंग है उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी। ठीक है, ध्यान समझते हैं, रिवर्सिबल और इरेसिबल ना, तो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय परिवर्तन था ना। अब ध्यान समझते हैं, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी। तो उत्क्रमणी में क्या होगा ना, ऐसा होगा जिसको क्या करें ना, वापस प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणी। और अनुत्क्रमणी में क्या होता है, यानी कि न प्राप्त किया जा सके, यानी ऐसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसको क्या करें ना, यानी कि बिना किसी बाह्य पदार्थ, जैसे हमारे पास जैसे किसी चीज का जैसे होता है ना, कोई अभिक्रिया करते तो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ कंडीशन दी जाती है कि कोई अभिक्रिया इतने ताप पे होगी और इसकी प्रेजेंस में होगी, उसके सिवा क्या आ जाए, उसको देने पे क्या आ जाए, वो अभिक्रिया पुनः में मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हमारे पास ये लिखा है ना, N2 + 3H2 60 डिग्री सेल्सियस दी जाती है इसको, और पीटी की उपस्थिति होती थी, क्या बनता है 2NH3, और ये रिवर्सिबल होती है ना। अब ध्यान सकते हैं, तो इसका क्या है, ये हमारे पास कोई, ये हमारे पास क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मानते हैं एक तरह से। इसमें क्या लिखेंगे ना, वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसको कोई बाह्य पदार्थ यानी उपस्थिति देने पर वह अभिक्रिया क्या करे, पुनः मिल जाए, यानी पुनः प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। डिफिनेशन क्या लिखेंगे ना, वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया पुनः
प्राप्त हो जाए उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। हो गया एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है ना, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन है 60 डिग्री सेल्सियस, पीटी का मतलब क्या है, प्लेटिनम। तो हमारे पास क्या मिला है, ये हमारे पास अमोनिया मिल रही है। हमारे पास क्या होता है, हैबर प्रोसेस, जो क्लास 12 का टॉपिक है, हालांकि वो में नहीं है तो ध्यान से देंगे। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई बाह्य पदार्थ यानी हमारे पास क्या है दिया जाए, यानी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति हो तो अभिक्रिया क्या करेगी, पूरा मिल सकती है। जैसे इससे इन दोनों को मिला के हमारे पास इतना टेम्परेचर देंगे, ये बनेगा, और इन दोनों इसको अगर ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो क्या हमारे पास ये दोनों दोबारा मिल जाएंगे, तो उसे क्या करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, इसके साथ इसी में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। हो गया, चलिए उम्मीद किया हमने नोट किया। तो इसके क्या लिख लेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या लिखेंगे, वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या करे, अभिक्रिया पुनः प्राप्त क्या हो, न हो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट हमारे पास हीट इंजन। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उष्मा इंजन यानी हीट इंजन। ध्यान समझेंगे। देखिए ये एक तरह का क्या होता है ना, मशीन होता है, ये एक तरह का मशीन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम कार्य करता है। क्या लिखेंगे, उष्मा हीट यानी उष्मा इंजन मतलब क्या है, उष्मा इंजन एक व्यक्ति है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी उष्मा क्या करेगा, सतत किसमें बदलेगा, कार्य में। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जाएगा उष्मा इंजन एक युक्ति है, युक्ति का मतलब क्या आ जाएगा, मशीन है, युक्ति है जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा उष्मा को सतत कार्य में बदलता है। ठीक है, क्या सोचते हैं, हीट उष्मा क्या हमारे पास, यानी हीट इंजन क्या हमारे पास, उष्मा इंजन क्या है, उष्मा इंजन एक प्रकार की युक्ति है, कहने का मतलब एक मशीन है जो क्या करता है, चक्रीय प्रक्रम द्वारा उष्मा किसमें बदलता है, कार्य में, यानी हम जितना कार्य उष्मा देंगे उतने हमारे पास कार्य होगा। ठीक है, इसका फिगर बनाएंगे, क्या समझेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई स्रोत है यानी इसका कुछ ताप होगा, मानते T1 है, यहाँ क्या होता है, सिंक होता है, जो ताप हम अभी एक सेकंड वेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्या आएगी, Q1 धारा, Q1 ताप आएगा, और इसमें से क्या आएगा, Q2। तो यहाँ क्या होगा, कुछ कार्य होगा, कार्य जो होगा वो क्या होता है, Q2 माइनस Q1। अब ध्यान समझते हैं, ये हमारे पास कोई स्रोत है जिसका ताप क्या है, T1। तो इसमें से क्या है, कुछ ताप है, ताप देंगे तो कुछ काम होगा, तो काम क्या होगा, Q2। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास है, देखिए ध्यान से, कोई भी ऐसी मशीन अभी तक बनी ही नहीं है जितनी कि हम ताप दे उतना ही कार्य हो जाए। क्या समझते हैं, जैसे मानते एग्जाम्पल, जैसे हम सब बाजार गए तो जरूरी नहीं कि जितने पैसे में उतने के ही सामान लाएं, 2-4 रुपये तो इधर उधर पेट के लिए भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है जितना ताप दे उतने क्या करें, कार्य करें। ठीक है, जितना कार्य हो जाएगा कुछ तो ताप बचेगा, जो ताप बचता है वापस किस में आ जाता है, सिंक में। सिंक का मतलब क्या है, वह ताप जो यूज होने के बाद बच जाता है, क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। ये हो गया, तो अगर कार्य निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, W2 मतलब फाइनल उष्मा, और क्या आ जाएगी, इनिशियल उष्मा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकेंड लॉ, यानी उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपना अलग अलग मत दिया था। एक हमारे पास क्लॉसियस थे और एक दूसरा थे हमारे पास केल्विन प्लांक। ठीक है, केल्विन प्लांक का कहना था कि कोई अभी तक मशीन ही नहीं बनी है जो क्या करे, जितनी उष्मा दे उतना हमारे पास कार्य कर सके। चलिए
ये हमारे पास ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरी है, इसलिए आपको लिख दिया गया है, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका काम भी हो जाए, ध्यान सोचते हैं। लेकिन हमें लिखने में तो उतना ही टाइम जाएगा ना, हमने लिखा है तो टाइम तो उतना ही जाएगा, लेकिन आपका समय क्या है, बच जाएगा ना, ठीक है, ध्यान देते हैं। इसमें हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक थे क्लासियस कथन, यानी क्लासियस का कथन है, और दूसरा क्या था, केल्विन प्लांक, ठीक है। क्लासियस कथन क्या था, स्व कार्यरत मतलब कोई भी ऐसी मशीन हो जो क्या करे, स्वयं कार्य के लिए। तो स्व कार्यरत मशीन के लिए यह असंभव है कि वो उष्मा को लेकर ठंडे निकाय से गर्म निकाय की ओर बिना बाह्य कारकों की मदद से स्थानांतरित हो। कहने का मतलब ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो क्या करे, स्व कार्य यानी अपने से कोई कार्य करे, यह असंभव है, यानी ऐसे कोई मशीन ही नहीं बनी है जो क्या करे, उष्मा को क्या करे, ठंडे निकाय से गर्म निकाय की ओर बिना बाह्य कारक। यानी हमारे पास ध्यान से सोचते हैं, वैसे भी हमारे पास ठंडा और क्या है, गर्म है। ताप हमेशा कहाँ जाती है ना, गर्म से किसकी तरफ आएगी, ठंडे की तरफ। यानी कहने की वजह से हम आग ताप रहे हैं, ठीक है, जाड़े के मौसम है ऐसे भी, ठीक है। तो क्या करें ना, हमें क्या, हमारे पास ठंडी है तो हमारे पास क्या ताप हमारा क्या होगा, लो होगा, लेकिन जो आग जल रही है उसका क्या होगा, ताप हाई होगा। तो उसमें हमें कहाँ से, वो हमें देता है या हम उसको देते हैं, वो हमें देता है। तो क्या करेंगे, हमें हमारे तरफ आएगा, तेन उसमें क्या करती है ना, उच्च से कहाँ आती है, लो की तरफ। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ठंडे से कहाँ जा रही है, निम्न की यानी कम की ओर। तो ऐसा क्या है, असंभव है अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्लासियस का कथन, ठीक है। तो वैसे भी कॉमन सी बात है कि ये ठीक है ना, उसमें क्या करती है, हाई से क्या आती है, लो की तरफ। इन्होंने कहा है कोई ऐसा मशीन ही नहीं है जो क्या करे, यानी किसी की उपस्थिति के बिना क्या करे, ठंडे से लो की तरफ है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, केल्विन प्लांक। इन्होंने क्या कहा ना, तो इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है, यानी कि ऐसा कोई है ही नहीं ना, जैसे कि जिसको हम जितना दे उतना हमारे पास रिटर्न मिल सके ना। तो इन्होंने कहा कि मतलब ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण हुआ ही नहीं है, यानी ऐसे किसी इंजन का निर्माण असंभव है जो क्या करे, जितना हम हीट दें, यानी चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य करते हो उस स्रोत से उष्मा लेकर क्या करे, पूर्णतः कार्य में बदले। इसका मतलब समझते हैं, कहने का मतलब इन्होंने बताया केल्विन एंड प्लांक का कथन क्या है, इनके हिसाब से क्या है, अभी तक ऐसी कोई युक्ति बनी ही नहीं है जो क्या करे, हम जितना उसको हीट दे वो क्या करे, कार्य में बदले। कहने का मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई काम है, जैसे हमारे पास कोई काम देते किसी को करने के लिए, ठीक है, उसके पास 10 जूल एनर्जी है, तो जरूरी नहीं कि 10 जूल का पूरा क्या करे, कार्य ही करे, कुछ तो बचाएगा खुद के लिए। तो एक केल्विन और प्लांक का कथन है कि ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए स्रोत से उष्मा लेकर, यानी जितनी उष्मा लेकर क्या करे, उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। यानी ऐसा कोई मशीन ही नहीं बना है जो जितना उष्मा ले उतना क्या करे, कार्य करे, ठीक है। या तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास चैप्टर की लास्ट था, ठीक है। हालांकि ये उष्मागतिकी का सेकंड नियम उतना हमारे पास नहीं इंपॉर्टेंट है जितना कि जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, ताप को। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण पे। ये हमारे पास क्या था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको जानने पहचानने वाला कोई भी हो तो उसे क्या जरूर शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू।